अब आज की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में बात करेंगे तो रिडल ने शो की ओपनिंग करी और रिडल का जो आज दिल था ना वो काफी भारी था। इवन खुद से उन्होंने अपने मुंह से भी ये बात बोली क्योंकि उनकी जो चैंपियनशिप है वो जा चुकी है ऊसोस के पास में। और आज जो है रैंडी ऑर्टन शो के ऊपर नहीं थे और रैंडी ऑर्टन के बारे में, क्योंकि आज रैंडी ऑर्टन शो के ऊपर नहीं थे, शायद रिडल कुछ ज्यादा उनकी कमी खल रही थी, उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी तारीफ करी कि कैसे पिछले कुछ टाइम मेरा रैंडी ऑर्टन के साथ बीता गुजरा और बीता मिक्स हो गया, बीता और वो कितना सही था। और अभी भी रैंडी ऑर्टन मेरे साथ यहाँ पे नहीं है, उन्होंने ऐसे करके कहा। और ये भी कहा कि सब कुछ उन्होंने रैंडी ऑर्टन के लिए चैंट भी लगवा दिया कि वो कैसे मेरा मेंटोर है। बट उन्होंने ये भी कहा कि मेरे रैंडी ऑर्टन के साथ जिसने गलत किया मैं उसको कैसे छोड़ दूंगा। और उन्होंने ये कहा कि ब्लड लाइन के एक एक बंदे से मेरा करियर खत्म होने से पहले मैं बदला लूंगा। मतलब पूरे गुस्से में थे आज रिडल। यूजुअली हमको पता है रिडल जो है ऐसे खुशी खुशी खुश मिजाज वाले बंदे लगते हैं, लेकिन आज रिडल के तेवर बिल्कुल ही अलग थे। और आज शो के लिए WWE ने मैच भी अनाउंस किया हुआ था। रिडल के साथ होते स्ट्रीट प्रॉफिट, जो कि मुझे थोड़ा सा अनयूजुअल लगा क्योंकि कुछ टाइम पहले रिडल तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ही होते थे, लेकिन अगेंस्ट में मैच था ऊसोस एंड सैमी ज़ेन। और ऊसोस जो है आज पहली बार एंट्री मार रहे थे यूनिफाइड चैंपियंस बनने के बाद। अब रिडल से मैच शुरू होने का भी इंतजार नहीं हो रहा, भाई बंदा इतना अंदर से भरा पड़ा है। उसने एंट्रेंस करते हुए ऊसोस के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। उसके बाद जो है मैच बनता है, स्टार्ट होता है और रिडल की अंदर जो पूरी गर्मी वो साफ दिखाई दे रही थी कि कैसे रैंडी ऑर्टन उनके साथ नहीं है अभी और जो चैंपियनशिप है वो लुट गई है। तो उस बात को पूरी भड़ास यहाँ पर निकाल रहे थे। लेकिन ऊसोस को भी ऐसे लगा कि शायद हमारा इस मैच में ज्यादा रहने का कोई प्लान है नहीं, हम चैंपियंस तो बन ही गए हैं। सैमी ज़ेन को अकेले छोड़ के वो चले गए और सैमी ज़ेन को जब वो अकेले छोड़ के गए तो सैमी ज़ेन अकेले रिंग में बसते हैं। स्पाइक डीडीटी लगाई रैंडी ऑर्टन की, उसके बाद आरकेओ भी लगाया और विक्ट्री मिल गई यहाँ पर मतलब सैमी ज़ेन के ऊपर रिडल एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। तो ये गुस्सा था। अब मैं वेट कर रहा हूँ उस टाइम का जब रैंडी ऑर्टन वापस आते हैं। एक अगर प्रिडिक्शन में करना चाहूँ तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि रैंडी ऑर्टन थोड़े टाइम के बाद वापस आएंगे और जब वापस आएंगे तो लगेगा कि वो रिडल के साथ है, बट अचानक से तभी उनका टर्न हो जाएगा और आरके ब्रो टीम टूट जाएगी, जो कि मुझे पता कोई भी नहीं देखना चाहता। बट इवेंचुअली शायद WWE ऐसा करेगी और क्या पता ये इसी तरीके से हो जाए। बाकी आपकी क्या प्रिडिक्शन है चलो बता दो आप कमेंट सेक्शन में, बाद में सही होगी तो फिर बताना। देखो मैंने उस रॉ की वीडियो में ऐसा कहा था, ठीक है। मैं अभी से कह रहा हूँ कि शायद मुझे ऐसे लग रहा है, बाकी आपको क्या लग रहा है वो भी आप मुझे बता सकते हो। बॉबी लेस्ली का ऑलमाइटी चैलेंज भी आता है, ओमोस के लिए नहीं है। वैसे ओमोस के लिए था भी और ओमोस के लिए नहीं भी था, क्योंकि आज जो पंगे हैं बॉबी लेस्ली को वो लेने हैं MVP से। वो कहते हैं कि मेरा ऑलमाइटी चैलेंज आ रहा है MVP के लिए। MVP लास्ट टाइम तुमने कब रेसल किया था? तू रेसलर है, तू क्या है, तू मैनेजर है, ऐसे करके उन्होंने उनकी मजाक उड़ा दी और पूरा छिल दिया उन्हें। और एक कहा कि आज MVP और मेरा मैच होगा, जो भी जीतेगा वो स्टिपुलेशन पिक करेगा हेल इन अ सेल में होने वाले मैच के लिए। ओमोस और बॉबी लेस्ली का मैच WWE ने ऑफिशियल कर दिया, लेकिन स्टिपुलेशन अभी तक पता नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा कि WWE स्टिपुलेशन वाले गेम खेल रही है बॉबी लेस्ली और ओमोस की स्टोरी लाइन में, क्योंकि अगर नॉर्मल मैचेस होंगे तो भाई साहब ये जो फ्यूड अभी आपको अच्छी लग रही है इतनी रद्दी हो जाएगी, क्योंकि ये ओमोस काफी लिमिटेड चीज कर सकते हैं WWE के अंदर। और स्टिपुलेशन की मदद से मेरे ख्याल से वो जो गैप है ना कहीं वो जो गड्ढा है वो फिल हो रहा है। तो ये काफी सही दिमाग से खेल रही है WWE। और अभी मैच होना इनका बाकी है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। जजमेंट डे भी आती है, रिया रिप्ली, एज और डेमन प्रीस्ट। और यार जजमेंट डे के प्रोमोस काफी रिपीटेड लग रहे हैं यार, सेम तरीके की वो बातें बोलते हैं। आज भी उन्होंने ये कहा कि जजमेंट डे को कौन ज्वाइन कर सकता है, ड्रू मैकिंटायर, एलेक्सा ब्लिस, टोमासो ciampa, ये सारे उन्होंने नाम लिया। एजे स्टाइल्स को उन्होंने कहा कि क्या ये हमारी साइड आ जाएगा, उनके बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। तो घुमा फिरा के वही बातें हो रही है। मेरे ख्याल से कुछ नई इसमें डायरेक्शन, कुछ ऐसे इंजेक्ट करने की जरूरत है जो कि इस वाली चीज को और इंटरेस्टिंग बनाया। खैर मिक्स टैग टीम मैच था इसके बाद, डेमन प्रीस्ट के साथ रिया रिप्ली थी और एजे स्टाइल्स के साथ लिव मॉर्गन। तो ये काफी इंटरेस्टिंग WWE ने मैचअप बनाया आज शो के ऊपर। और इस मैचअप को बनाया तो रिंग साइड के ऊपर एज थे। एज ने बहुत सारी जो है बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश करी और इसका कहीं ना कहीं फायदा भी मिलता है, क्योंकि रिया रिप्ली ने जो है विक्ट्री ले ली लिव मॉर्गन के ऊपर और इस तरीके से जो हील टीम है वो जीत जाती है। हालांकि मैच खत्म होने के बाद गुस्सा एज का शांत नहीं होता, उन्होंने फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को स्पीयर भी लगाया है। काफी थकेले से लग रहे हैं एजे स्टाइल्स, सही में उनको भी भाई दिखाओ यार, वो भी कुछ है। मतलब जजमेंट डे आई है, ठीक है, उसको तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखाना है, बट सामने वाला ओपोनेंट अगर इतना ही वीक नजर आ जाएगा तो फिर उसको देखने में मजा नहीं आएगा। तो मेरी आज थोड़ी सी शिकायत है जिस तरीके से जजमेंट डे की बुकिंग हुई है। हर बार ऐसा नहीं होता, बट आई थिंक ये चीज़ जो आने वाले टाइम में इंप्रूव हो ही जाएगी, क्योंकि एज से उम्मीद है बहुत ज़्यादा अपनी स्टोरी लाइन को एज खराब कर लें, ऐसा मुझे लगता है। जेरी लॉलर का किंग्स कोर्ट वाला सेगमेंट भी था जहां पर थे वीर महान, और मैं यही वेट कर रहा था कि वीर महान कब माइक के ऊपर बोलते हैं। मतलब उन्होंने छोटे से प्रोमोस तो कट किए हैं और काफ़ी अच्छे हैं वो माइक के ऊपर, काफ़ी फ्लुएंट साउंड करते हैं। तो वीर महान आते हैं और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, अच्छा तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया। वीर महान की सिर्फ सांसें तेज हो रही हैं, वो भी चौड़ी चौड़ी, जो कि जेरी लॉलर को आई थिंक डराने के लिए थी। इसके अलावा कुछ होता नहीं है। बाकी 2-4 शब्द उन्होंने बोले कि हाँ रे मिस्ट्रियो जो है लेजेंड है, वो अपने बेटे के चक्कर में पड़ गया। बाकी उन्होंने माइक फेंका, माइक पटका, उसके बाद वो जेरी लॉलर को ही धमकाने की एक तरह से लग रहा था कि कोशिश कर रहे हैं। बट तभी वहां पर मिस्टीरियोज आते हैं। हालांकि
मिस्टीरियस कुछ भी दम लगा लें, पैर से गिरा पाना वीर महान को काफी मुश्किल हो रहा है। हाँ, उन्होंने एक रॉ के एपिसोड में कर दिया था पिछले वाले, लेकिन आज वो ऐसा मतलब वीर महान के ऊपर दो बंदे चढ़ते हैं तब भी जाके वो बंदा टिका रहता है। तो इससे उन्हें पता लग रहा है कि उनकी जो बुकिंग है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डब्ल्यूडब्ल्यू उनको यूनिक सेगमेंट्स दे रही है, जैसे जेरी लॉवर के सेगमेंट में उनको डाला। तो इससे हमको बात समझ जानी चाहिए कि प्लान्स तो हैं भाई साहब वीर महान के लिए, वो कितने लंबे चलते हैं, कितने लंबे टिकते हैं, वही एक सवाल है। क्योंकि अगर ये प्लान आगे जाके फुस हो जाता है तो इतना सब जो किया है वीर मान के साथ, आई थिंक उसका कुछ भी फायदा नहीं बनेगा। एलेक्सा ब्लिस और निकी ऐश का भी मैच था, क्या ही बताऊं इस मैच के बारे में ज्यादा। एलेक्सा ब्लिस ने अपना ट्विस्टेड ब्लिस लगा के इस मैच में विक्ट्री ले ली। कोडी रोड्स वर्सेस द मिस का मैच था और एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू ने काउंटडाउन टू कोडी वाला टाइमर लगाया था। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू के वाली स्ट्रेटेजी काम करी। मैंने आपसे कहा नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्यादा ऐसा ऑडियंस अगर लेनी होती है तो फिर वो कोडी रोड्स को ऐसे बड़ा नाम समझ के उनका यूज कर रहे हैं। अब बाकी यही होना था इस मैच के अंदर कि सेथ रॉलिंस को बखेड़ा खड़ा करना है, वो उन्होंने किया। जब टॉप रोप पे कोडी रोड्स चढ़े होते हैं वहां से उन्होंने उनको धक्का दे दिया और उसके बाद तो भाई रिंग साइड पे ऊपर जाके उन्होंने उनको बजाया और एक बच्चे को जिन्होंने अपनी बेल्ट नहीं देते कोडी रोड्स, वही लेके उसी से मारना शुरू करते हैं उनकी पीठ पे। अब वो निशान पक्का उनको बहुत ही कड़क वाला पड़ा है वो तो बात क्लियर है, बट ऐसे फ्यूड में ज्यादा गर्मी लाने के लिए चीज डब्ल्यूडब्ल्यू को और सुपरस्टार्स को करनी पड़ती है। बाकी कोडी रोड्स ने बाद में जाके वो बेल्ट उसी बच्चे को दे दी जिससे उन्होंने ली थी, तो काफी स्वीट सा जेस्चर था भाई। बहुत ही ज्यादा जेंटलमैन लग रहे हैं कोडी रोड्स टेलीविजन के ऊपर, जैसे दुनिया में इससे साफ मानुष कोई है ही नहीं, मतलब देव मानुष वाला सीन ऐसा लग रहा है कोडी रोड्स को देख के। तो आज जो है सेथ रॉलिंस ने काफ़ी गुस्सा निकाला है। मेरे ख्याल से कोडी रोड्स का जब एक बार निकलेगा तो भर के निकलेगा। और हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन के साथ मैच है, वो भाई साहब मज़ा आ जाएगा इस मैच को प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर देखने में। इजीकल और चैट गेबल का भी मैच था और यहाँ पे इजीकल विक्ट्री ले गए क्योंकि रिंग साइड के ऊपर ओटिस को भी जैक कर दिया, केविन ओवेंस को भी जैक कर दिया और इसका फायदा जो रोल अप करके उन्होंने निकाल लिया। हालांकि उसके बाद इजीकल भाग जाते हैं और केविन ओवेंस कहते हैं एलायस इजीकल तो जो भी है तो ये मैं हेल इन अ सेल में देखूंगा, जिस पर वो अग्री कर देते हैं। और आई थिंक अब इनका जो मैच है वो हेल इन अ सेल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर होने वाला है। इजीकल और केविन ओवेंस का मस्त कैरेक्टर है इजीकल का। ये भी एक ऐसी चीज है रॉ के ऊपर जो कि फैंस को शो को देखने के लिए, मतलब शो वो देखें इसके लिए वो देखते हैं शो को, क्या बोल रहा हूँ, हाँ मतलब वो एक रीजन बनता है। तो इसको भी देखते हैं आगे जाकर अब कैसे होता है। बट मैच जो है डब्ल्यूडब्ल्यू करवा रही है हेल इन अ सेल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। ओमोस के नहीं MVP वर्सेस बॉबी लेस्ली का यहाँ पर मैच होता है और यहाँ पर ये था कि स्टिपुलेशन पिक करने को मिल जाएगी जो भी सुपरस्टार मैच को जीतेगा ओमोस और लेस्ली वाले मैच में। तो सीन कुछ ऐसा बनता है, रिंग साइड के ऊपर ओमोस होते हैं और इसकी वजह से ही MVP को फायदा हुआ क्योंकि उन्होंने ओमोस को क्लोज लाइन लगा के तो वो टाइम कीपर वाले एरिया के बैरिकेड से बाहर फेंक दिया, लेकिन काउंट आउट हो गया भाई और 10 काउंट हो गया। तो MVP बड़े खुश हो रहे हैं कि वाह भैया मैं जीत गया, मुझे स्टिपुलेशन पिक करने का मौका मिलेगा। लेकिन वो खुशी कुछ सेकंड ही रही उनकी, क्योंकि उसके बाद बॉबी लेस्ली ने वो काम किया जो कि उन्होंने प्रोमो के अंदर बोला था शुरू में। उन्होंने कहा था मैं तुझे हर्ट लॉक में फंसाऊंगा और हर्ट लॉक में फंसा के तड़पा के मार के छोड़ दिया, रिंग के अंदर उन्होंने डाल दिया। तो बॉबी लेस्ली भले ही मैच को नहीं जीते लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने एंड में उनको स्ट्रॉन्ग दिखा दिया। अब देखते हैं क्या स्टिपुलेशन आती है MVP और ओमोस की तरफ से और क्या मैच होता है बॉबी लेस्ली और ओमोस का एट हेल इन अ सेल। शो के मेन इवेंट के अंदर आस्का और बेकी लिंच का मैच था। अब यहाँ पर सीन ये था कि बेकी लिंच को भी अपना जो स्पॉट है वो बनाना रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच में। तो अगर इस मैच में बेकी लिंच जीतती तो वो जो सिंगल्स मैच होने वाला है ना रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एट हेल इन अ सेल बियांका ब्लेयर और आस्का, उसमें बेकी लिंच भी ऐड हो जाएंगे और वो ट्रिपल थ्रेट वाला मैच बन जाएगा। तो क्या ऐसा हुआ मैच के अंदर? हाँ हुआ। आस्का ने किक मारने की कोशिश करी लेकिन बियांका ब्लेयर कुर्सी पे बैठी होती है और जो खिंचा कर उनको किक पड़ी ना भाई, मतलब लिटरली पड़ गई बियांका ब्लेयर को। मैं तो सोचा कि कुछ ज्यादा मामला सीरियस ना हो जाए क्योंकि इतनी कड़क हो पड़ी। और उसके बाद रिंग के अंदर जाके बेकी लिंच ने जो है पिन कर दिया आस्का को और उसके बाद उनको विक्ट्री मिल गई और जो मैच है वो ट्रिपल थ्रेट वाला बन गया। ओवरऑल आज का रॉ का एपिसोड इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, बट आई थिंक हेल इन अ सेल जैसे और क्लोज आएगा तो हमको फिर से ज्यादा मजा आएगा। बट ठीक है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है बट ओवरऑल यहाँ पर ठीक है। बट एक चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने और बढ़िया कर दी और वो है डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्राउन जूल जो पेपर व्यू उसको ऑफिशियल कर दिया। आप लोग ये वाला ट्वीट देख सकते हो, ब्रेकिंग, और कैप्शन देखना, कैप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। लेजेंड्स विल राइज वंस अगेन एट डब्ल्यूडब्ल्यू क्राउन जूल सैटरडे 5 नवंबर को, यानी डब्ल्यूडब्ल्यू ने 5 नवंबर के लिए इस वाले शो को ऑफिशियल कर दिया। रियाद से होने वाला है ये। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी लाइन के अंदर लिखा लेजेंड्स विल राइज अगेन। अब इसका आपको थीम सॉन्ग पता है कि लोगों ने क्या बना दिया था, जब रेटिंग्स डाउन होती है तो लेजेंड्स राइज होते हैं। इसको हालांकि फैंस ने मजाक करके बना दिया था, बट हाँ लेजेंड्स आ रहे हैं तो इससे डब्ल्यूडब्ल्यू बात क्लियर कर रही है कि एक बार फिर से शो के लिए आप लोग एक्साइटेड हो जाओ क्योंकि प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यू के बड़े हैं। और बताने की जरूरत क्या है भाई, जब सऊदी के अंदर शो हो रहा है तो फिर वो बड़ा ही होगा। क्लैश एट द कासल के बारे में आपको एक बात बताया था, रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है। तो चांसेस डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे पूरा एक्सपेक्ट कर रही है कि ड्रू मैकिंटायर भले लोकल बॉय है लेकिन रोमन रेंस को वहां का जो क्राउड है वो ज्यादा सपोर्ट करने वाला है क्योंकि उनके पास चैंपियन होने का, ट्राइबल चीफ होने का एडवांटेज है। बट
ये कोई WWE के लिए कंसर्न वाली बात नहीं, क्योंकि WWE स्टिल ड्रू मैकिंटायर को यही देख रही है कि भाई हाँ ये तो लोकल बॉय है, तो वहाँ के लोग उनको पसंद जरूर करते हैं। हाँ, लेकिन रोमन रेंस का स्टॉक हाई चल रहा है इस समय, तो उसकी वजह से अगर उनको चीयर वगैरह हो भी जाते तो दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। तो इस बार WWE के लिए ऐसा कोई इशू है नहीं, क्योंकि यूजुअली उनको चाहिए होता है ना कि हील सुपरस्टार को रिएक्शन बेकार ही मिले, मतलब बू वाला मिले, और ड्रू मैकिंटायर जो कि फेस उनको अच्छा मिले। बट इस बार WWE के लिए ऐसा कुछ खास कंसर्न नहीं है। बट कंसर्न क्या है, रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर रोमन रेंस ने इस बात को क्लियरली कह दिया कि शायद ये मेरा आखिरी लाइव इवेंट हो सकता है, मेरा लास्ट रन हो सकता है। ऐसा करके उन्होंने क्राउड के अंदर बोला, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मैं और कितने शोज करने वाला हूं, सो दिस कुड बी माय लास्ट रन। ऐसा कह के रोमन रेंस यही बताना चाह रहे हैं क्लियरली कि भैया अब मेरे दिन जो है कम हो गए। बट फिर मैं ये कह रहा हूँ रोमन रेंस यार क्या दिक्कत क्या है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को अपने मॉडिफाई करवा लो और लाइव इवेंट को ज़्यादा कंपीट करो। बट आई थिंक अगर रोमन रेंस को लॉन्ग रन में ज़्यादा सोचना है, तो अगर वो अपने लाइव इवेंट्स यहाँ से कम करते हैं तो शायद हो सकता है आने वाले WWE के उनका जो करियर है वो बढ़ जाए। वैसे मैं पूरा पॉजिटिव होकर सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे लाइव इवेंट्स करने से इतना भी ज़्यादा कोई फर्क पड़ता है। बट हाँ, रोमन रेंस का ये कहना है कि मेरा लास्ट रन है लाइव इवेंट के अंदर, ये देख के सुन के कंसर्न वाली बात जरूर है। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।